गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। मैं हूं आपके साथ एसआर रहमान, भूगोल असिस्टेंट प्रोफेसर, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज से। हम जो है भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। भारत के भूगोल के अध्ययन करने से पहले आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। वो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि जिन जिन छात्रों ने यूजीसी नेट के लिए आवेदन किया है, यूजीसी नेट आप सभी को मालूम है हर साल 2 बार एग्ज़ाम करवाती है, यूजीसी नेट JRF, ठीक है ना। यूजीसी जो है यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये जितने भी विश्वविद्यालय हैं भारत में उन सभी की देखरेख करता है, इसी के अंडर काम करते हैं। अभी भी आपने सुना होगा फाइनल ईयर की एग्ज़ाम करवाने के संदर्भ में जो फैसला लिया गया है वो यूजीसी द्वारा ही लिया गया है कि फ़ाइनल ईयर के एग्ज़ाम तो किसी भी हद में किसी भी कंडीशन में करवाए जाने ही चाहिए, अन्यथा बच्चों को पास नहीं माना जाएगा। तो यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन क्या करता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये एक परीक्षा आयोजित करवाता है हर साल में 2 बार, वर्ष में 2 बार। उस परीक्षा को हम क्या कहते हैं? नेट की परीक्षा, नेट JRF, ठीक है। इस परीक्षा को दिलवाने की जिम्मेदारी इसने दी है NTA को। किसने दी है? इससे पहले ये परीक्षाएं आयोजित करवाने की जिम्मेदारी थी CBSE को। CBSE को जानते हो आप? NTA कहते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये है जो है एग्ज़ाम करवाती है, और CBSE पहले इसको जिम्मेदारी थी, इसको तो आप जानते हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसको तो आप जानते ही हो। यह पहले एग्ज़ाम करवाती थी, और अब कौन एग्ज़ाम करवाती है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, ठीक है। इस नेट और JRF की एग्ज़ाम क्या होता है? नेट का फुल फॉर्म आपको सभी को मालूम होगा। पहले हम बातें कर लेते थोड़ी सी, फिर उसके बाद आज का टॉपिक शुरू करेंगे। नेट का मतलब आपको पता होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है इसका मतलब? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है, यानी कि जिस तरीके से राज्यों में टेट होता है, टेट की एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, जो रीट की एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं राजस्थान के संदर्भ में, उसी तरीके से ये राष्ट्रीय संदर्भ की एक एग्ज़ाम है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप देश के किसी भी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब पाने के हकदार हैं। ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आ रही होगी मेरी आपके पास। ये एक एग्ज़ाम होता है, और ये एग्ज़ाम आप मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद दे सकते हैं, या मास्टर्स डिग्री करते समय दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के 2 साल के अंदर अंदर मास्टर डिग्री पूरी करनी चाहिए। ये मास्टर डिग्री का बोलते हैं MA या MSc। MA या MSc आपकी इस परीक्षा को पास करने के 2 साल के अंदर अंदर आपको हासिल करनी ही होती है। इसलिए ये एग्ज़ाम प्रीवियस पास किए हुए बंदे के लिए प्रोवाइड करवा दी जाती है। BA पास करने के बाद आप MA में प्रवेश लेते हैं, तो MA में प्रवेश लेने के साथ ही आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, यानी कि आपने फॉर्म भर दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें आपके समझ में आ जाती है। तो ये NTA नेट वाली एग्ज़ाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट की एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपके नाम के आगे जुड़ जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या जुड़ जाता है? असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर आपके नाम के आगे
जुड़ जाएगा। ठीक है, असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक। सहायक प्रोफेसर के रूप में आप किसी भी कॉलेज में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। देखिए, जिस भी बच्चों से आप पूछोगे, मैंने भी इस कॉलेज में आने के बाद कई सारे बच्चों से पूछा था कि आपका एम क्या है, आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर के। तो किसी ने कहा कि सर मैं राजस्थान पुलिस में अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ, किसी ने कहा कि मैं सर IAS बनना चाहती हूँ, किसी ने कहा मैं RS बनना चाहती हूँ, किसी ने बोला RS बनना चाहता हूँ, किसी ने बोला मैं पटवारी बनना चाहता हूँ, किसी ने बोला सर मैं मास्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला। लेकिन मुझे किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि सर मैं भी आपकी तरह एक कॉलेज व्याख्याता बनना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि नेट का कोई एग्ज़ाम होता है, उसको पास करने के बाद कोई कॉलेज लेक्चरर बनते हैं। कॉलेज लेक्चरर तक तो बच्चे के ख्यालात ही नहीं होते, केवल उसको ये पता होता है कि स्कूल में एक मास्टर होता है, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, इतना ज़रूर पता होता है। कॉलेज लेक्चरर के बारे में बहुत कम बच्चे अवगत होते हैं इससे कि कॉलेज लेक्चरर किस तरीके से बना जाता है। तो नेट की एग्ज़ाम आप लोगों के लिए है, आप MA फाइनल के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एग्ज़ाम होने वाली है। आप अभी कोरोना काल थोड़ा ख़त्म हो जाए, उसके बाद दिसंबर से पहले एक और इसका जो है नोटिफिकेशन आने वाला है। अभी जिस बच्चे ने मार्च में या अप्रैल में इसके फॉर्म भराम आए थे और जून तक इसके फॉर्म भराम आए थे, क्योंकि कोरोना की वजह से डेट आगे बढ़ती रही, जून में जाकर के उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद फॉर्म के लिए किसी ने अप्लाई नहीं किया। तो अगर किसी ने फॉर्म भरा हो तो ध्यान रखना 16 सितंबर से इसकी परीक्षाएं शुरू हो रही है। ठीक है, 16 सितंबर से 21 सितंबर तक इसकी परीक्षाएं आयोजित कराने का निर्णय लिया है UGC ने। ठीक है, ये कोरोना के काल में होने वाली परीक्षाओं में से एक इम्पोर्टेंट परीक्षा है। इससे पहले नीट की परीक्षा है, वो भी इसमें आयोजित करवाई जाएगी। नीट मेडिकल वाले छात्रों के लिए होता है, 12वीं पास करने के बाद मेडिकल यानी कि डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के लिए आपको टेस्ट पास करना होता है। तो ध्यान रखिए, नेट का आप समझ गए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट की परीक्षा के पास करने के बाद आपके नाम के आगे क्या लग जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर। और एक और होती है इसमें रैंक, यानी कि अच्छी परसेंटेज जब बन जाती है तो उसको कहते हैं JRF। JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको सरकार द्वारा दी जाती है। रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं शोध करने के लिए छात्रवृत्ति को। ठीक है, शोध करने के लिए या अनुसंधान करने के लिए सरकार आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या देती है, अनुदान देती है, पैसा देती है। कितना पैसा देती है गुरुजी? लगभग मंथली 31,000 रुपये आपको दिए जाते हैं। कितने? 31,000 रुपये। और इसके बाद होता है SRF। SRF में जूनियर की जगह क्या हो जाएगा, सीनियर। सीनियर रिसर्च फेलोशिप इसके बाद शुरू हो जाती है, यानी कि शुरुआत के 2 साल में आप जूनियर रिसर्च रहते हैं और आखिरी के 3 साल में आप सीनियर रिसर्चर रहते हैं। आप इस दौरान अपनी PhD की पढ़ाई भी पूरी कर लेते हैं। ठीक है, PhD इस दौरान आप करते हैं गवर्नमेंट के अंडर में। गवर्नमेंट आपको हर महीना पहले 31,000 रुपये जूनियर रिसर्च फेलोशिप के दौरान और आखिरी के 3 साल 35 से 40,000 रुपये आपको सरकार इसमें प्रोवाइड करवाती है और आपको PhD करने का पूरा खर्चा सरकार की तरफ से दिया जाता है। आपकी PhD फ्री में होती है सरकार की तरफ से। ठीक है, तो ये लगभग 5 या 6 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि आपको सरकार इन 5 सालों में देती है। 5 सालों के लिए आपको सरकार ने ये JRF की राशि देनी होती है। ठीक है, अब देखिए ये एग्ज़ाम जो होती है बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होती है, टफ़ एग्ज़ाम है। टफ़ एग्ज़ाम होनी भी है, क्यों? क्योंकि सरकार आपको पैसा देती है। दूसरी बात, आप एक कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक बन जाते हो, जहाँ से लड़का लड़की विद्यार्थी अपना भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे आप उन लोगों को शिक्षा देते हैं। इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। परीक्षा आसान नहीं हुआ करती, इसमें 2 पेपर होते हैं, ये तो आप जानते होंगे। नहीं जानते तो 2 पेपर होते हैं, एक सब्जेक्ट का पेपर होता है आपका और एक जनरल पेपर होता है। जनरल पेपर के अंतर्गत 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट के अंतर्गत आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? सब्जेक्ट के अंतर्गत आपसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं।
जो सब्जेक्ट के अलग अलग विषयों के ऊपर आधारित रहते हैं। जैसे ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में कई सारे सब्जेक्ट चलते हैं, जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ये सभी, इसके अलावा पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इस तरीके से अलग अलग जो पार्ट है उन अलग अलग पार्ट्स के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रीवियस में आपको पढ़ाया था, प्रीवियस का बहुत सारा मैटर आपके इसमें शामिल है, साथ ही साथ जो फाइनल ईयर का बहुत सारा मैटर भी इसमें शामिल है। तो ये परीक्षा इम्पोर्टेंट परीक्षा होती है, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। इस परीक्षा से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी तनाव है, कोई भी विचार है, तो आप हमसे मिल सकते हैं। आप सभी को पता है, मेरा मोबाइल नंबर पता होगा आपको, कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं जो भी आपकी समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए। फ़िलहाल इसके फॉर्म नहीं भरा हमारे, इसकी परीक्षा 16 सितंबर को लगने वाली है। जिस किसी ने भी फॉर्म भरा है अगर, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको हो सकता है कुछ अच्छी राय दूँ, ठीक है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो ये तो आपको मैंने थोड़ी सी नॉलेज दी है। अगर किसी ने फॉर्म भरा हो तो आप उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, क्योंकि आप पहली बार इसको एग्ज़ाम को देने जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने इस परीक्षा के लिए 5 बार अटेम्प्ट किया है, 5 बार मैंने ये परीक्षा दे चुका हूँ मैं, और आखिरी के 3 बार मैंने इस परीक्षा को लगातार पास किया है, ठीक है। इस परीक्षा को लगातार 3 बार मैंने क्लियर किया है, 5 बार में से। पहली बार में मेरा, जब आप ही के तरह मैं प्रीवियस में था, एमए प्रीवियस में, तब मैंने इस एग्ज़ाम को दिया था, तब मेरा मात्र 1 नंबर रह गया था इस परीक्षा को क्लियर करने से। दूसरी बार में भी फॉर्म भरा, लेकिन उसके दौरान परीक्षा के पहले बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, उस वजह से इस परीक्षा का रिजल्ट मेरे अनुमान के मुताबिक नहीं रहा। तीसरी, चौथी और 5वीं बार में लगातार मैंने इसको परीक्षा पास करके आज आपके सामने एक असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से खड़ा हूँ, ठीक है। चलिए, आज हम पढ़ते हैं नर्मदा नहर परियोजना के बारे में। नर्मदा नहर परियोजना एक इम्पोर्टेंट नहर परियोजना है। हम नहर परियोजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे पिछले काफ़ी सालों से, काफ़ी दिनों से। तो नर्मदा नहर परियोजना के बारे में आज पढ़ेंगे। नर्मदा नहर परियोजना, देखिए, आपने राजस्थान का ये नक्शा देखा होगा, ये राजस्थान का नक्शा, इसमें यहाँ आपको पता होगा ये 2 ज़िले हैं नीचे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा करके। इस तरीके से आपने राजस्थान का नक्शा देखा होगा। मैंने आपको राजस्थान का नक्शा बताया केवल पश्चिमी दक्षिणी राजस्थान का, ठीक है। तो इसके नीचे आपको पता है इधर एमपी है और इधर क्या है, गुजरात, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एमपी से एक नदी आती है, जानते होंगे आप इस नदी को। कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है गुरुजी नर्मदा नदी? आप वीडियो में देखना। अपवा तंत्र में भारत के मैकाल पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मिलन पर अमरकंटक की पहाड़ी से ये नदी निकलती है, ठीक है। वहाँ से ये नदी निकलने के बाद कहाँ आती है? इधर आपके एमपी में बहती है। एमपी में इस नदी पर एक बांध बना, जलप्रपात बना हुआ है, धुआंधार जलप्रपात। याद होगा, आपको बताया है मैंने, नहीं पता हो तो आप देख लेना उसको। धुआंधार जलप्रपात इसमें बनाया है। धुआंधार जलप्रपात आगे बढ़ कर के कहाँ जाता है? धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में बना हुआ है, ध्यान रखिए, जबलपुर ज़िला है एमपी का। जबलपुर में बनने के बाद ये नदी आगे जाती है और इस पर एक विशाल बांध बनाया गया है, जो गुजरात का सबसे बड़ा बांध है, सरदार सरोवर बांध। क्या नाम है? सरदार सरोवर बांध। कहाँ बना है गुरुजी? गुजरात में। ध्यान रखना, मैं आपको बहुत शॉर्ट नोट्स लिखाऊंगा और आप उसको नोट्स के रूप में याद कर लेना, मेरे एक एक शब्द को पकड़ करके। सरदार सरोवर में भरूच ज़िला है, गुजरात का भरूच ज़िला, वहाँ पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। इस बांध से एक नहर निकाली गई है, आपको मालूम है। यहाँ पर ये उदयपुर है, इसके बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा है नीचे, यहाँ पे ये सिरोही है, सिरोही के बाद ये जालौर है, और जालौर के बाद आपको मालूम है ये कौन सा है ज़िला आपका? बाड़मेर। तो ये जो नहर है, ये नहर प्रवेश करती है जालौर में, और जालौर में जाने के बाद ये नदी कहाँ, ये नहर कहाँ जाती है? आप सॉरी, ये तो सिरोही में ले गया मैं इसको। ये नहर जाती है सबसे पहले आपके जालौर में, और जालौर में जाने के बाद ये नदी कहाँ चल जाती है? आपके बाड़मेर में। तो ये है आपका सिरोही, ये उदयपुर है, ये आपका जालौर है,
और ये क्या है, बाड़मेर। राजस्थान के नक्शे के सभी ज़िलों तो आपको मालूम होंगे। चलिए, अब ये नदी यहाँ से चली, सॉरी नहर है, कौन सी नहर है, नर्मदा नहर। कौन सी है, नर्मदा नदी से निकाली गई है नहर, नर्मदा नहर राजस्थान में आती है। तो राजस्थान में जहाँ से प्रवेश करती है उस जगह का नाम है सीलू गाँव। क्या नाम है, सीलू गाँव। और ये सीलू गाँव कहाँ है, सांचौर में। कहाँ है ये, सांचौर जालौर में, ठीक है। फिर ये नहर जो है सीलू गांव से प्रवेश करने के बाद पहुंचती है कहाँ, बाड़मेर में। और बाड़मेर में जहाँ इसका आखिरी बिंदु हो उसको कहते हैं गुड़ामलानी, गुड़ामलानी, ठीक है, गुड़ामलानी। यहाँ गुड़ामलानी पर इस नहर का क्या है, 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट बोले तो आखिरी बिंदु इस नहर का कहाँ है, गुड़ामलानी, बाड़मेर में, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि बोलो कि गुरुजी आ गई। चलो गुरुजी इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं ताकि समझ में आएगी तो अच्छी तरीके से वो भर जाएगी आपके दिमाग में। एमपी से नदी आई है, वहाँ से कहाँ से, महादेव की, सॉरी मैकाल की पहाड़ियाँ से। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी अमरकंटक के वहाँ से निकलती है। एमपी में बहती हुई धुआंधार जलप्रपात बनाएगी पहले जबलपुर में, फिर आगे सरदार सरोवर बांध बना है इस पर। सरदार सरोवर बांध से नहर निकाली गई है राजस्थान की तरफ, नर्मदा नहर नाम है। सांचौर राजस्थान में जालौर ज़िले से सांचौर सीलू गांव वहां से प्रवेश करती है। पूरे जालौर में बहने के बाद कहाँ जाती है, बाड़मेर में। बाड़मेर में गुड़ामलानी के पास इसका आखिरी पॉइंट है, आखिरी बिंदु है, वहाँ जाकर के नहर की आखिरी सीमा है, ठीक है। अब देखिए इस नहर की कुल लंबाई कितनी है, इस नहर की कुल लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है, 532 किलोमीटर, जिसमें से गुजरात में ये नहर लगभग 458 किलोमीटर लंबी है और राजस्थान में इस नहर की कुल लंबाई केवल 74 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में कुल इस नहर की लंबाई कितनी है, 74 किलोमीटर, जिसमें से जालौर में ये नहर कितनी है, 65 किलोमीटर, और बाड़मेर में ये नहर कितनी है, बची कुची 9 किलोमीटर। इतनी बातें आपको याद हो जाएगी कि बताओ कि गुरुजी हो जाएगी। तो आगे देखिए, इस नहर में जो है 4 राज्यों का हिस्सा है। कौन कौन से 4 राज्य है गुरुजी बता दो, तो लिख लीजिए। राजस्थान का हिस्सा है, गुजरात का हिस्सा है, महाराष्ट्र का हिस्सा है और मध्य प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है। ये 4 राज्य हैं, इन चारों राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है, जिसमें से राजस्थान को 0.50 MAF, 0.50 MAF का मतलब होता है मिलियन एकड़ फीट, इतना पानी राजस्थान को इस नहर के माध्यम से सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत छोड़ा जाता है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध जो है ये 1961 में इसका उद्घाटन किया गया था पंडित नेहरू द्वारा, ठीक है। और राजस्थान में इसका सर्वप्रथम पानी आया था 18 मार्च 2008 को सर्वप्रथम जालौर ज़िले से इस नहर में पानी राजस्थान में छोड़ा गया था, यानी कि वहाँ से राजस्थान में प्रवेश किया था 18 मार्च 2008 को। 1961 में सरदार सरोवर परियोजना का शुभारंभ किया गया था पंडित नेहरू द्वारा। इतनी बातें आपको समझ में आगे के बताओ कि गुरुजी आगे तो छोड़ा, आगे देखिए लंबाई चौड़ाई आसान है इसके, 532 किलोमीटर, इसमें 74 राजस्थान में। यह तो ये याद रख लो, या याद रख लो, दोनों में से जो याद हो उसको माइनस कर देना, ठीक है, जो दूसरे राज्य की निकल के आ जाएगी। जिस 74 किलोमीटर राजस्थान में है, 65 किस्में हैं जालौर में और 9 किस्में हैं बाड़मेर में। चलिए इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो 1-2 बातें और वो भी समझ लेते हैं। वो बातें क्या है, देखिए वो बातें ये हैं कि राजस्थान की एकमात्र सिंचाई परियोजना है जिसमें कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रिंकलर। क्या नाम है, स्प्रिंकलर पद्धति। स्प्रिंकलर पद्धति बोले तो फव्वारा पद्धति या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति एकमात्र राजस्थान की ऐसी परियोजना है जिसमें बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इस परियोजना के माध्यम से बूंद बूंद सिंचाई के ऊपर महत्व दिया गया है, ठीक है। इतनी बात आपको याद हो जाएगी, तो और कोई इसमें इम्पोर्टेंट बात नहीं। पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है इस परियोजना से, तो आपको मालूम है कौन सा होगा, सर्वाधिक जालौर, क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबाई इसी में है। अब इसकी 3 लिफ्ट नहरें हैं, वो 3 लिफ्ट नहरों को भी आप देख लीजिए, कौन कौन सी 3 लिफ्ट नहरें हैं, लिख लीजिए उनको, इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। लिफ्ट नहरें आप समझ गए होंगे, लिफ्ट नहरें किसको बोलते हैं, जिसमें पानी उठा करके डाला जाता है मोटरों के माध्यम से। 3 लिफ्ट नहरें हैं, 3 लिफ्ट नहरों में से एक लिफ्ट नहर जालौर में है जिसको सांचौर लिफ्ट नहर बोलते हैं, सांचौर लिफ्ट नहर।
दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की ये दोनों कहाँ हैं? बाड़मेर में। एक का नाम है भादरेड़ा नहर और एक का नाम है, क्या नाम है, एक का पनोरिया नहर। क्या नाम है? पनोरिया। ये दो नहरें बाड़मेर में हैं, एक नहर कहाँ है? ये सांचौर जालौर में। इतनी सी बात है और आपकी ये नहर परियोजना ख़त्म। चलिए, इसके बाद एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट और बात है, उस बात के बारे में भी आपको मैं बतला देता हूँ, ठीक है? वो बात भी आप याद रखना। देखिए, नर्मदा नहर जब पढ़ते हैं तो प्रश्न पूछ लिया जाता है अक्सर, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, यह आंदोलन जो है बहुत उग्र आंदोलन था। क्या हुआ था? यहाँ सरदार सरोवर जब बांध बनाया जा रहा था तो लोगों को वहाँ से कई सारे गांव खाली करवा दिए गए। उन लोगों ने इसका विरोध किया कि हमारे गांव खाली मत करवाओ, हमको दूसरी जगह मत जाने दो। दूसरी जगह इनको रखा गया तो वहाँ भी कई असुविधाएँ पाई गई सरकार द्वारा। तो गुजरात सरकार द्वारा कई सारी असुविधाएँ, भारत सरकार के ऊपर भी आरोप लगे। तो असुविधाएँ पाने के बाद वहाँ कई लोग मारे गए जो विस्थापित कैंप थे वहाँ पर। तो इस वजह से आंदोलन उग्र होता गया और इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो किया था मेघा पाटकर ने। मेघा पाटकर एक सामाजिक कार्यकर्ता है, आप इसके बारे में गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता भारत की हुई है। अब तो ये लगभग अंतिम दिनों में है या फिर इनका पिछले साल बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार थी, हो सकता है इनका निधन हो गया हो, ठीक है? मेघा पाटकर है। मेघा पाटकर के बाद एक अरुंधति रॉय है। अरुंधति रॉय को आप सभी जानते होंगे। अरुंधति रॉय भारत की एक प्रतिष्ठित लेखिका है, भारत की एक प्रतिष्ठित लेखिका है। इनको ध्यान रखना, एक पुस्तक है इनकी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। स्मॉल थिंग्स इस नाम से इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक के लिए 1997 में इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है मैन बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था। इस वजह से ये जानी जाती है, मैन बुकर पुरस्कार ये दिया गया था इनको। अरुंधति रॉय, मेघा पाटकर दोनों इससे जुड़ी हुई है। साथ ही साथ एक नाम और याद रखना, बाबा आमटे। बाबा आमटे भी इस आंदोलन से जुड़े हुए एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है भारत के। और सत्यमेव जयते जो कार्यक्रम आपने देखा होगा, उसके जो प्रोड्यूसर थे आमिर खान। आमिर खान एक बहुत बड़े हमारे बॉलीवुड के जो है एक्टर है, उन्होंने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो ये आपकी नर्मदा नहर परियोजना थी। इस नहर परियोजना के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप देख लीजिएगा। उम्मीद है आप आज का चैप्टर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर फ़ायदेमंद रहा है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके से हम आपको रोज़ाना नई नई जानकारी प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।